हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी को लेकर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आपको पता है उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम का। आप सब कुछ लोगों ने भर भी लिया होगा फॉर्म, कुछ भर भी रहे होंगे। जून में लगभग डेट तय हुई है कि जून में एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं, ये चीज़ मैंने देखी भी है। प्रीलिम्स के लिए बुक पढ़ लीजिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए, चलिए ठीक है, आपने प्रीलिम्स कर भी लिया, आपने प्रीलिम्स पास भी कर लिया। अब आपको पता है कि यूपी पीसीएस ने पीएससी, देखिए सही वर्जन यूपी पीएससी है, बस टंग पे पीसीएस बैठ गया है तो वही चलता रहता है। तो अब आप क्या करेंगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, मेंस के लिए फिर आप क्या करेंगे। कभी आप सेलेक्टेड पर्सन जिन्होंने अब 2 साल के पैटर्न में दिया है, देखिए जिन्होंने 2 साल पहले, 2 साल बाद में चीज़ें बहुत कुछ बदल गई हैं यूपी पीसीएस में, क्योंकि उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया, उन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है। उन्होंने यूपीएससी के स्तर का, संघ लोक सेवा आयोग का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो केंद्र लेती है एग्ज़ाम, केंद्र के स्तर का एग्ज़ाम है, उसकी तरह अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। तो जो उन्होंने पहले दिया था उनकी स्ट्रैटेजी कुछ अलग रही होगी, उन्होंने कुछ अलग पढ़ा होगा, अलग चीज़ें रही होगी। पर अगर आप उस वाली स्ट्रैटेजी से आप पास करना चाहते हैं तो नहीं होगा। समय के साथ सभी चीज़ में बदलाव आता रहता है। यूपीपीएससी ने भी अपने आप को अपग्रेड किया, चीज़ें बदली। अगर अब ठीक है, अब आपने प्रीलिम्स निकाल भी लिया, फिर मेंस के लिए कितना समय मिलता है, 5 से 6 महीने लगभग, इतना ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। और आपको पता है मेंस में प्रीलिम्स जैसा नहीं होता, मेंस में आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, एक समझ डेवलप करनी पड़ती है हर चीज़ को लेकर। वहाँ पर पहले वाली बात नहीं है, पहले जैसा यूपी पीसीएस में मेंस होता था अब वो नहीं होता। अब समझ डेवलप करनी पड़ेगी। आपने घूम फिरा के ठीक है, अब आपने प्री निकाल भी लिया कि इतना पढ़ लीजिए, सिलेक्टेड पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, इतने में आ जाएगा। फिर मेंस में क्या करेंगे, कभी आप जो सिलेक्टेड पर्सन है, अगर इन 2 साल में जो हुए हैं उनसे, पहले वाले नहीं, अभी उनसे रियलिटी में पूछ के देखना कि सही बताइए, वो नहीं जो हम जर्नली वो बात कर देते हैं। देखा नहीं है आपने यूट्यूब, किसी भी आप मीडिया पर देख लीजिए, वो चीज़ ज़्यादा फैलेंगी जो अनऑथेंटिक होंगी, जल्दी से चीज़ें। इस पर हमेशा बात कहती भी रहती है, ये जो जल्दी फैलने वाली फेक न्यूज़ होती है, उन पर थोड़ा काम कीजिए जिससे इन पर लगाम लगाई जाए। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर चीज़ को क्या है, इंटरेस्ट, पढ़ना है, अरे इंटरेस्ट नहीं आ रहा उस टीचर से, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट ठीक है, पढ़ना भी एक इंटरेस्ट की बात है, बिल्कुल थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, पर पढ़ाई को भी, किसी भी चीज़ को इतना भी इंटरेस्ट मत करो कि हर काम इंटरेस्ट से करना शुरू कर दो। पढ़ाई का भी एक अपनी गरिमा होती है, उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। हर चीज़ में इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अरे अपने आप को देख लो, आपको कि हो सकता है आप में किसी को इंटरेस्ट ना लगे, तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल ज़रूरी है। पर इंटरेस्ट को आप एक भद्दे मजाक में बदल दें कि इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं हम, करें। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है। अब उसके लिए क्या शब्द यूज़ किए जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, अनइथिकल चीज़ें कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। इंटरेस्ट पैदा करने, बिल्कुल मानती हूँ कि टीचर को जब बच्चा पढ़ने जाता है, बच्चा, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना चाहिए, पर इतना भी चीज़ों को ना कर दीजिए कि गरिमा ही गिरा दी जाए उन चीज़ों को। हर चीज़ की अपनी एक गरिमा होती है, गरिमा बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बात तो रही। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मेंस का क्या होगा। मेंस अगर जो भी सिलेक्टेड पर्सन है, खासकर इस पैटर्न से, ये जो 2 साल में बदलाव हुआ है यूपी पीसीएस में, अब नेगेटिव मार्किंग हो गई है, डिस्क्रिप्टिव मेंस का पेपर हो गए हैं, तो यानी कि उन्होंने यूपीएससी के स्तर का, दिमाग की भी आपको उसी स्तर का लाना पड़ेगा, सोच भी उसी स्तर की डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स निकाल भी लिया, फिर मेंस में आप क्या करेंगे। ये जो आपका भ्रम है ना कि पहले प्री तैयार कर लो फिर मेंस, सिलेक्टेड पर्सन प्री और मेंस की तैयारी साथ में करते हैं। पहले मेंस तैयार करते हैं, बल्कि वो अपना पहले मेंस तैयार करते हैं, उसके बाद प्री पर काम करते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा क्लियर रखिएगा। पहले मेंस तैयार करना है, पहले मेंस तैयार करना है, उसके बाद प्री पर काम करना है। मेंस आपका तैयार होना चाहिए अगर आपको रियलिटी में सिलेक्शन चाहिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं प्री का, तब आपका मेंस तैयार होना चाहिए। प्री तो होना ही चाहिए, प्री तो आप कर ही लेंगे, मेंस पहले तैयार होना चाहिए, उसके बाद आप सोचिएगा कि मेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने किसी भी तरह प्री कर लिया तो मेंस में क्या करेंगे आप। और दूसरी बात,
दूसरी विषय हम चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं कि आपको कैसे, कोई भी हो, मैं भी हूँ, कोई भी हो, कहीं भी आप देख लीजिए, वो लोग आपको कैसे बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कितने पोर्शन से ज़्यादा आता है, कितने पोर्शन से कम आता है, या ये बुक पढ़ लीजिए इससे हो जाएगा। वो सब कुछ आपका जो पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है, पहले जो चीज़ें आई हैं उस पर विचार विमर्श करके, देख के, उस पर सर्च करके, उस पर रिसर्च करके, वो चीज़ें देखने के बाद ही तो आपको बताते हैं कि ठीक है आप इस बुक से पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, ये पोर्शन इतना आएगा, इस पर ज़्यादा कीजिए। ठीक है, आपने बिल्कुल कर लिया, सेलेक्टिव पढ़ लिया। जो सेलेक्टिव पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव पढ़ो, पर इतना ज़्यादा सेलेक्टिव भी मत पढ़ो कि वो आपको नीचे ही ढकेल दे। कई बार हम कहते हैं यार कट ऑफ जाएगी, ठीक है 220 तक चली जाएगी, हे भगवान मेरे 225 आ जाए, बस कट ऑफ 225 आ जाए, 215-20 तक तो कट ऑफ जाएगी, मेरे 25 आएंगे तो आराम से हो ही जाएगा। अगर और पर फिर भी उनको डर बना रहेगा, अगर ना ही हुआ 230 चली गई तब क्या होगा, तब तो आपको टेंशन हो जाएगी। अगर आप पहले से ही 250 का करते रहते तो आपको टेंशन नहीं होती, 15 आए, 20 आए, 25 आए, 30 आए, मैंने तो 250 पे किया है, मेरा तो हो ही जाएगा और क्लियर। फिर क्या करते हैं, जब आप 15-20 पे लगे रहते हैं, फिर क्या करते हैं, पहले प्रीलिम्स तैयार, फिर मेंस के बारे में, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आप लटके रहेंगे, पता नहीं कितने पे मेरिट लग जाए, कितने पे चीज़ें। जब आपने उससे बड़े स्तर की कर दिए हैं, 250-60 आप ले ही आए हैं, तो आपको कोई दिक्कत की नहीं, आप आराम से मेंस में लगेंगे कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मैं मजदार में नहीं लटका हूं, कि ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है एक नंबर से आगे पीछे हो जाऊं। डर आपको तब रहता है जब आप बिल्कुल उतना ही पढ़ते हैं जितनी मांग है। अब जैसे यूपी पीसीएस ने 2 साल में आपको अपने आप को बदल लिया, एकदम से ही तो बम फोड़ा कि हाँ भाई अब अपग्रेड होगा, चीज़ें अपग्रेड होगी। जो पहले के पैटर्न से तैयारी कर रहे थे उनसे पूछिएगा उनके दिल पर क्या बीती होगी चीज़ें। तो आप भी यही गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, उसी पैटर्न उसी ढर्रे पे बस उतना ही पढ़ेंगे जितना। अगर सपोज दैट जब यूपी पीसीएस वालों ने अपना यूपीएससी पैटर्न कर दिया, अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदल डाला, तब क्या करेंगे आप? ये जो आपकी आदत है सिलेक्टिव, इतना बता दीजिए कितना पढ़ना है, ये कर लीजिए। जो भी सेलेक्ट होता है ना उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना पढ़ने का तरीका होता है, रिसर्च भी उसने खुद की होती है कि कैसे किस तरीके से पढ़ा जाए। फिर क्या होगा, जब आपने सेलेक्टिव पढ़ा है कि हाँ मुझे इतना बता दीजिए, हाँ मैंने पढ़ लिया, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अपग्रेड करके आपसे पूछ लिया, थोड़ा सा भी कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के डाल दिए, स्तर के आप चले जाएंगे, आप पानी में बह जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अरे मुझे नहीं पता था, अब तो स्तर बढ़ गया है, फिर दोबारा से सर्च होंगे, फिर वीडियोस डालने शुरू होंगे। अब यूपीएससी ने किया अपने आप को अपग्रेड, अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए आईएएस की तरह, यूपीएससी की तरह, फिर ये चीज़ होगी। तो पहले से ही अपना स्तर थोड़ा बढ़ा के चलिए। अगर आप 250-60 पहले ही ले आए हैं तो आपको मेरिट की इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि 15 आए, 20 आए, 25 आए, 30 भी पहुंच जाए, मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, मैं मेंस में लग जाता हूं। आपको दिक्कत और परेशानी तभी उठानी पड़ती है जब आप सिर्फ उतना पढ़ते हैं। बता दीजिए कितना आएगा, उतना ही करूंगा, इससे ज़्यादा और इससे कम बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे, सीधी सी बात है, बहुत छोटी सी बात समझिएगा कि आप बुलेट चलाना सीख गए तो क्या आप स्कूटी नहीं चला सकते? मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत चलाने में डिफरेंस होता है, अलग होती है, पर ऐसा नहीं कि आप बुलेट चलाना सीख गए तो आपको स्कूटी अलग से चलाना सीखना पड़ेगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। जब हम सोचते हैं ना बस इतना ही कर ले, जब यूपी पीसीएस ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, चीज़ें कर लिया, तो वो धीरे धीरे करके अपने आपको यूपीएससी के पैटर्न पे भी तो पूरा लेके जाएगा। नहीं तो आप पिछले साल से जब से उसने आपको अपने आप को अपग्रेड किया है, उसके क्वेश्चन पूछने के तरीके को देख लीजिए। कथन कारण के बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग गया। साइंस तो वो नॉर्मल पूछता ही है ना, साइंस के वनडे यूपी में एक पैटर्न है कि साइंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आज भी पूछता है। पर आप 2 साल से देखिएगा पॉलिटी का लेवल, जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कथन कारण के हो चुके हैं। कुछ ऐसे होंगे नॉर्मल जो आप अच्छे से कर लेंगे, पर कुछ बड़े स्तर के क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी अर्थात आप जिसे आईएएस का पेपर कहते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो उसने अपने आप को, यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य वो समय के हिसाब से अपग्रेड कर रहा है। अगर आप भी पहले की तरह रिजल्ट होके ही चीज़ें करेंगे कि बस इतना पढ़ लें, बता दीजिए क्या पढ़ लें, तो सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। कंपटीशन बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रहे हैं। आप जब सिलेक्ट होंगे, जब आप उनसे बेहतर और उनसे कुछ अच्छा पढ़ के जाएंगे, चीज़ों को बिल्कुल नाप तोल के नहीं पढ़ेंगे, नपा तुला नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल के, बस इतना पढ़ लें, हो जाना चाहिए। जब नपा तुला पढ़ते हैं, जब आप मझधार में रहते हैं, पहले प्री होगा तब मेंस की तैयारी करेंगे, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, पहले से ही अपने आप को इतना स्तर करके चलो ना, कुछ भी हो जाए हमें कोई डर भय नहीं है।
यानी कि बाहर निकल रहे हैं, मौसम बारिश का चल रहा है, बारिश आएगी या नहीं पता नहीं, आज बारिश आएगी या नहीं आएगी, अरे पहले से अपना रेन कोट अम्ब्रेला साथ लेके चलो, आ गई तो दिक्कत नहीं, नहीं आई तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो यही चीज़ है, इस बात को आप हमेशा क्लियर रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि बुक्स की अभी का जो पैटर्न चल रहा है, अभी तक जो रिसर्च, क्योंकि देखिए जो भी आपको बुक्स बताई जाती है या जो भी बनाते हैं इस चीज़ पर बात करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, वो सब वैसे ही करते हैं जब वो पहले के पेपर देखते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सबसे पहले आपका स्टेप होता है सिलेबस देखना, सिलेबस देखने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है बैक ईयर के पेपर देखना। आपको फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती पैटर्न देखने के लिए, आप को ज़रूरत नहीं रहती कि कोई आपको बताए, आप खुद समझना शुरू कर देते हैं, खुद चीज़ें जानना शुरू कर देते हैं कि मैं जिस एग्ज़ाम को देने जा रहा हूँ उसका पैटर्न क्या है। तो दूसरा स्टेप होता है हमेशा बैक ईयर के पेपर। वो लोग भी तो आपको बैक ईयर के पेपर से, रिसर्च से, बैक ईयर की पिछले साल की या लगातार कुछ सालों से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको देखने के बाद ही उसको एनालाइज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ आप कर सकते हो, इस बुक से पढ़ेंगे तो इस तरीके से आप पास हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड होना सीखिए ना। जब तक दूसरे पे रहेंगे आप डिपेंड, आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई खुद डूब रहा और आपको मझधार पार करा दे? कभी नहीं हो सकता ऐसा। आप कैसे जज कर लेंगे किसी ने आपको सही सलाह दी या गलत दी? पहली बात तो ये क्लियर करिएगा। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत है, कुछ भी करना हो सलाह लेने चल देंगे दूसरों की। शादी में जाना हो तो दूसरों की सलाह, शादी अर्थात शादी का हो नहीं हो, भाई लड़की सही लग रही है, अरे दुनिया का काम है 10 बातें बनाना। आप अपना दिमाग सेट रखिए, आपको क्या करना है, आपके जीवन में लक्ष्य क्या है। मेरा अपना खुद का मानना यह है कि हमारे जो फैसले हैं वो कभी गलत सही नहीं होते, गलत सही होता है उनका परिणाम। यानी कि फैसला आपने कुछ भी लिया हो वो मैटर नहीं करता, परंतु उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो ज़्यादा मैटर करेगा। तो आप चिंता परिणाम की कीजिए। आपने फैसला जो ले लिया वो ले लिया, अब उसके परिणाम पर काम करना शुरू कीजिए। अगर आपका फैसला गलत भी है तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने फैसले को सही साबित कर दें। और वो करेंगे कैसे? अगर उसका परिणाम अच्छा होगा तो। यही बात है। चलिए अब बात करते हैं, ये बात सही है कि हम अभी जो पैटर्न चला आ रहा है एट द पॉइंट, अगर आज तक देखें तो पैटर्न चला आ रहा है कि साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के बाद आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आता है करंट बेस्ड, ज़्यादातर थोड़े बहुत आते हैं टॉपिक्स भी आते हैं जो भाई उसका बेस है वो भी पूछा जाता है, बट इकोनॉमिक्स ज़्यादातर करंट बेस होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और हिस्ट्री, इन सब चीज़ों से। यानी कि सबसे पहले जो अगर हम सर्च करते हैं तो ये हमारा निकलता है कि सबसे ज़्यादा साइंस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट यूपी पीसीएस के लिए आपके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें तो ज्योग्राफी पे काम कर सकते हैं। अब इनके लिए पढ़ें क्या? अगर आपको अच्छे स्टैंडर्ड सही से तैयारी करनी है कि भाई थोड़ा अपग्रेड एग्ज़ाम का लेवल भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम, जो भी आपका एग्ज़ाम सेट कर रहे हैं उनको आप नहीं जानते हैं, जो आपको बता रहे हैं ये पढ़ लीजिए वो भी नहीं जानते, वो भी सिर्फ आपको पीछे की रिसर्च करके पीछे का अब तक का पैटर्न देख के ही बता रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा आप। तो आप थोड़ा सा अगर एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है, आप किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो मैंने अभी कहा कि अगर आप रियलिटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली बात है कि मेंस पहले तैयार होना चाहिए। और मेंस में भी क्या, एनसीईआरटी आपको प्री में भी पढ़ना ज़रूरी है और मेंस में भी। तो एनसीईआरटी 6 to 12 तक की आपको एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए, वो चाहे आप साइंस के लिए। देखिए साइंस, अगर साइंस के लिए सबसे बड़ी बात है अगर आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो सारे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, आपको फिर और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्रीलिम्स के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। और साथ ही साथ आपको बैक ईयर के सभी के घटना चक्र के वॉल्यूम आते हैं, वो पॉलिटी के भी अपने अलग से आते हैं, साइंस के भी आते हैं, हिस्ट्री के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं, एनवायरनमेंट के भी, सबके अलग अलग वॉल्यूम आते हैं घटना चक्र के। तो वो ले लीजिएगा अगर आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो मेरी सीरीज चलेगी ही। सारे बैक ईयर के पेपर मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लूँगी यूपीपीसीएस से पहले ही। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी भी पढ़ना शुरू करूँगी और स्टैंडर्ड बुक भी। आप जो भी लेना चाहते हैं, जिसमें आप परीक्षा वाणी लेना चाहते हैं परीक्षा वाणी ले लीजिएगा। देखिए बुक वो लीजिए जो आपको खुद समझ में आए। 2-3 बुक्स होती हैं मार्केट में, आप जाते हैं, मैं 2-3 बुक्स के आपको नाम बता दूँ। आप परीक्षा वाणी लीजिए, जैसे हमने पॉलिटी पे बात करी कि आप परीक्षा वाणी ले लीजिए, लक्ष्मीकांत ले लीजिए, जो लेनी है अपने आप में सभी अच्छी हैं, आप ले लीजिए।
बट आप उसकी लैंग्वेज देख के ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो लैंग्वेज मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे ईजी लग रही हो कि हाँ चीज़ें सही हैं, वो आपको नहीं समझ में आ रही हो, तो मैं आपको मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप ये चीज़ कीजिए, ऐसे कीजिए। मैं आपको नाम बता दूंगी कि ये 2 बुक्स होती हैं, आप इनमें से जो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए, वो लिखिए। देखिए कोई भी चीज़ है, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो जो बातें हुई हैं वो तो सभी ने अपने में सेम लिखी होगी ना, बट बात होती है लैंग्वेज का डिफरेंस, भाषा का। कुछ भाषा ऐसी होती है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, चीज़ें जो आपके समझ से बाहर हो जाती हैं कई बार, बट कुछ ऐसी होती है जो आपको ईजी, आसानी से थोड़ी बहुत समझ में। इतना भी आसान मत रखिएगा कि बिल्कुल ही ईजी। भाई हिंदी माध्यम से देख रहे हैं तो हिंदी माध्यम से दे रहे हैं तो हिंदी समझना शुरू कीजिए, भाषा पर पकड़ बनाइए, माध्यम कोई भी हो। चलिए, इंग्लिश माध्यम हो या हिंदी, जो भी माध्यम से दे रहे हैं उस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी, हम बात करते हैं साइंस की, तो आप साइंस के 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप बैक ईयर के पेपर लगा सकते हैं। थर्ड स्टेप, अगर आप और कुछ करना चाहते हैं, अगर बैक ईयर के पेपर में आप घटना चक्र का वॉल्यूम ले सकते हैं साइंस का, सभी का अपना अपना अलग अलग आता है। और थर्ड स्टेप है आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो। क्लियर, परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। अब आते हैं एनवायरनमेंट भी ये कहता है 6 to 12 की आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उससे हो जाएगा। नहीं तो आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है वो भी, पढ़ना चाहते हैं तो। क्लियर। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी पे भी एनसीईआरटी तो देखिए आप सभी की पढ़ लीजिए। आप कितना भी ऊंचा और अच्छा मकान बना लीजिए, जब तक आप उसकी नींव मजबूत नहीं होगी वो मकान गिर ही जाएगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि हो सकता है जब यूपीपीसीएस ने अपना अपग्रेडेशन कर लिया है स्तर का, केंद्र स्तर का, यूपीएससी के स्तर का, आईएएस के एग्जाम्स का, तो कभी भी वो बदल सकती है। तो एनसीईआरटी बेस है, पढ़ना शुरू कीजिए। फिर ज्योग्राफी में आती है परीक्षावाणी, नहीं तो महेश वर्णवाल की इंग्लिश और हिंदी। अगर आप इंग्लिश माध्यम से दे रहे हैं तो इंग्लिश की भी आती है महेश वर्णवाल की, और हिंदी की भी आती है। आपको जो अच्छी लगे वो कर लीजिए। पर मैं फिर कहूँगी, सजेशन यही है कि एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए, आपकी मेंस में भी काम आएंगी, लिखने में, आपको आंसर राइटिंग करने में। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर करंट बेस्ड होती है। हाँ बिल्कुल, जो हमारे कुछ उसका बेस होता है इकोनॉमिक्स का वो आता है, वो आप 6 to 12 पढ़ लीजिए, आपका कवर अप हो जाएगा। इसमें भी ये सारे जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन सभी के आपको घटना चक्र ज़रूर लेने हैं, सारे वॉल्यूम, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, एनवायरनमेंट हो या पॉलिटी हो, कोई भी हो, सबके घटना चक्र के वॉल्यूम, अर्थात घटना चक्र में क्या होता है, बैक ईयर के पेपर होते हैं, वो आपको ज़रूर लगाने, क्योंकि यूपीपीसीएस में चीज़ें 1-2 साल बाद कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सबसे मस्ट है। पहला स्टेप ये है कि आप 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि आप घटना चक्र लगाएं, और फिर आप चाहते हैं तो कोई एडवांस बुक साथ में ले लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इकोनॉमिक्स में हमने बात करी, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो घटना चक्र पढ़ लीजिए। घटना चक्र अच्छे रहते हैं, ये इकोनॉमिक्स की घटना चक्र आती है, बहुत अच्छी रहती है, आप उसको ले लीजिए। नहीं तो जो करंट बेस आता है, इकोनॉमिक्स ज़्यादातर करंट बेस आता है। जैसे बजट है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है तो बजट पूछ सकते हैं चीज़ें, तो करंट बेस चीज़ें ज़्यादा आती हैं। पॉलिटी की बात करते हैं। पॉलिटी में देखिए पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन आसान आए थे, पर कुछ आईएएस लेवल के आए थे। कथन कारण, अब आप 2 साल से देख रहे हो कि जो पहले जब यूपीपीसीएस ने अपने आप को अपग्रेड किया है, तब से उसके क्वेश्चन पूछने की प्रकृति भी थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है, धीरे धीरे करके। नहीं तो मैं अपना आईएएस के भी बैक ईयर के पेपर कर रही हूँ, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ दिखाई है कि देखिए समय के साथ आईएएस के एग्ज़ाम, यानी कि यूपीएससी, आईएएस, जो भी आप कहना चाहें आप कहते हैं, उसने भी अपने क्वेश्चन पूछने के तरीक़ों में बदलाव किया। क्योंकि सीधी बात है कि अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो वो चीज़ों को हार्ड तो बनाएंगे ही। अब सेलेक्ट वही बच्चे होते हैं जो सिर्फ सेलेक्टिव नहीं पढ़ते, वो थोड़ा स्मार्ट स्टडी के साथ साथ सब कुछ उसके हर आयाम को देख कर जाते हैं। कोई एक न्यूज़ करंट में आ गई, अब हमने बहुत से बच्चे होंगे सिर्फ वो न्यूज़ पढ़ के जाएंगे, और जो समझदार बच्चे होंगे जिन्हें सच में सिलेक्शन चाहिए, अब वो उसका हर आयाम पढ़ के जाएंगे कि ये किसी हिस्ट्री का आयाम से तो संबंधित नहीं है, इसकी कभी कोई हिस्ट्री तो नहीं रही, पॉलिटी से संबंधित तो नहीं, इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। तो उसका हर आयाम, मैंने एक वीडियो बनाई भी है कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें। अब जैसे ईरान के कोई रामसर साइट है, ईरान में आपको पता है रामसर समझौता हुआ था, जो हमारी दलदली भूमि को लेकर था, जिसे हम रामसर समझौता भी कहते हैं।
तो अब ठीक है, वो न्यूज़ में आया, अब हो सकता है वो ये पूछ ले ईरान की राजधानी क्या है, ईरान के आसपास के देश क्या है। तो ज्योग्राफिकल आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, भूगोल के हिसाब से, कि उसके आसपास कौन से देश हैं, वो क्यों प्रसिद्ध है, खाड़ी देश है, ईरान कैसा है, तो ये चीज़ें। अब हिस्ट्री से क्या पता होना चाहिए कि हाँ ईरान में रामसर समझौता हुआ था। पॉलिटी से क्या पता होना चाहिए कि ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप किस तरीके हैं। तो जो समझदार बच्चे होते हैं वो हर आयाम को लेके चलते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लें, हम तो करके ही आएंगे, हम पीछे नहीं हटके आएंगे, करके आएंगे और एग्ज़ाम क्लियर क्रैक करेंगे। तो यह बात है। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी के बाद आप परीक्षावाणी पढ़ सकते हैं, चाहे लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। क्योंकि अब जो चीज़ें पॉलिटी में कर दी गई हैं वो थोड़ा अपग्रेड कर दी गई हैं। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, पर 1-2 साल से फैक्चुअलिटी क्वेश्चन पे जो हमारे चीज़ें थी ना, पॉइंटों पे बात करना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछना, उसमें थोड़ा थोड़ा कमी कर रहे हैं। तो आप चाहें तो परीक्षावाणी ले सकते हैं, फैक्चुअल को बुक। अगर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन चाहिए तो परीक्षावाणी बहुत अच्छी है, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप दूसरी जो आपको अच्छी लगे, जो भी समझ में आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र का वॉल्यूम, क्योंकि एक तो हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है, एंशिएंट, मिडिवल, फिर उसके बाद मॉडर्न, फिर कुछ क्वेश्चन तब भी आ जाते हैं आज़ादी के बाद से, तो बहुत मोटी है। इतने कम समय में चाहें तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसके जो पिछले साल के वॉल्यूम है, घटना चक्र बैक ईयर के पेपर, अर्थात घटना चक्र बैक ईयर के पेपर ही होते हैं, तो घटना चक्र का आप वॉल्यूम पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो किरण की एक बुक आती है भारतीय इतिहास करके, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उसमें, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली है, तो प्रीलिम्स के लिए वो ठीक है, मेंस के लिए नहीं है, प्रीलिम्स के लिए सही है। आप मेंस के लिए चाहें, क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और मेंस में क्या है, मेंस में आपको समझ डेवलप करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है आपको चीज़ों को। वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आप डाल देंगे, ठीक है, कुछ फैक्ट आपको याद रहेगा, अच्छी बात है, डाल देंगे, पर आपको फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ हिस्ट्री में फैक्ट तो बताने ही पड़ेंगे, थोड़े बहुत फैक्ट तो चलेंगे, हिस्ट्री में बताने ही पड़ेंगे, मेंस में भी, पर उसके साथ आपको चीज़ों की समझ भी डेवलप करनी पड़ती है। तो फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको रियलिटी में एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको प्री देने से पहले मेंस की तैयारी होनी चाहिए। क्लियर?